हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? ये हम लोग 4th चैप्टर देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। इससे पहले का जो रह गया था घाटी वाला चैप्टर, उसमें एक वीडियो का जो पार्ट है उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। उसको मैंने अपलोड किया था बट कुछ इशू था तो मैंने उसको हटा दिया है। उसको मैं री अपलोड कर दूँगी कल शाम तक, ठीक है? तो वो आप इसके बाद देख लीजिएगा तो कंटिन्यू रह जाएगा आपका। ये नया चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे जो नाम है इसका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है? अपवाह तंत्र का अभिप्राय, इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसको देख लेंगे, ठीक है? मैं फैक्ट्स पढ़ देती हूँ। ये तो पता ही होगा सबको, प्री के लिए तो। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नदी द्रोणी कहा जाता है। देखते हैं छोटी नदियों व नालों द्वारा अववाही क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जल संभर कहा जाता है। डेफिनेशन है, ठीक है? ये कितने तरीके के होते हैं? निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो स्थलाकृति होती है, ढाल प्रवणता होती है, जल की मात्रा होती है, बहाव की अवधि होती है और चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना। यानी अपवाह तंत्र को क्या डिसाइड करता है? ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को, ये बताया जा रहा है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ कौन सी है? गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी। और अरीह अपवाह प्रतिरूप की जो नदियाँ है वो अमरकंटक, पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ दो ही निकलती है, नर्मदा, सोन, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी एवं पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो वलयाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। ये बता रहे डेंड्राइट, इंग्लिश में बोलते हैं ना डेंड्राइट सिस्टम, या ये सारी चीज़ें वही वाली चीज़ें हैं, ठीक है? हिंदी में दी गई हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो समांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे हम, झील या गर्त से विसर्जित नदियाँ कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो अभी केंद्रीय अपवाह बनाती हैं। जो ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरती हैं वो नदियों की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, विंध्य की पहाड़ियों एवं पलामू क्षेत्र की नदियाँ किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है? जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को किन अपवाह तंत्र में बांटा जाता है? तो दो में बांटा जाता है, एक हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र, ठीक है? दो पार्ट में आते हैं। चलिए, वह नदियाँ जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं कहलाती है कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, यानी अनुवर्ती नदियाँ। उन पर मिलने वाली नदियाँ क्या कहलाती हैं? तो परवर्तीय नदियाँ कहलाती हैं। दिहांग, देवांग, लोहित नदियाँ किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, ठीक है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज किस प्रकार की नदी के उदाहरण? तो पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। सब डेफिनेशन है, याद रखेंगे आप लोग। वह नदियाँ जो ढाल स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं वो क्या कहलाती है? तो पूर्वोरोपित नदियाँ कहलाती है। नदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एग्जाम के लिए, है ना? सारा अच्छे से इसमें देख लेंगे। स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास किस प्रकार की नदी के उदाहरण है? तो पूर्वारोपित नदियों के उदाहरण है। छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं, उदाहरण कौन सी हैं? समांतर अपवाह प्रतिरूप के होती हैं, ठीक है? जो छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो समांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण होती हैं। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र देखते हैं हम लोग। हिमालय नदियाँ 12मासी क्यों होती हैं? यानी हर समय इनमें पानी रहता है, पर इन्हें जल की प्राप्ति वर्षा और हिम के पिघलने दोनों से ही होती है। यानी जब बारिश होती है तो भी मिलता है इनको पानी, और दूसरा जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो भी मिलता है, ठीक है? इसी वजह से इनमें हमेशा पानी रहता है। हिमालय नदियाँ की विशेषता क्या होती है? पर्वतीय भाग में गहरे गॉर्ज, वी आकार की घाटियाँ, शिपी क्राय व जलप्रपात का निर्माण करती हैं तथा मैदानी भाग में समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, विसर्पों तथा डेल्टा निर्माण करती हैं, ठीक है? ये सारी विशेषताएं हिमालय नदियों की। चलिए, सिंधु नदी का हम देख लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो भारत में हिमालय नदियों की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? सबसे पश्चिमी तो सिंधु है। सिंधु का उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत में कैलाश श्रेणी के बोखुरचू हिमनद से। ऐसे तो तिब्बत आएगा, अगर तिब्बत में भी डीप पूछे तो कैलाश श्रेणी में भी डीप पूछेगा तो बोखुरचू हिमनद। ये एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है तो क्या किस एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? बीपीएससी में ऑब्वियसली बात है बिल्कुल डायरेक्टली पूछेगा बोखुरचू हिमनद। सिंधु नदी भारत में किस स्थल से प्रवेश करती है? तो दमचौक, यानी लेह से घुसती है, भारत में एंटर करती है दमचौक लेह से।
सिंधु नदी की लंबाई कितनी है भारत में, तो 1114 किलोमीटर। टोटल की बात करें तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन इसकी भारत में बात करें तो क्वेश्चन को समझना है और तब आंसर करना है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो दोनों देगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता ये टोटल की बात हो रही है या इंडिया में बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो रही है, इसकी बात हो रही है, राइट ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। कौन सी नदियाँ मिलती हैं, काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, बिबो, संगर आदि, ये सारी क्या है, राइट से आती हैं। और लेफ्ट से बात करें तो जस्कर, सिगर, पंचनद और आदि, पंचनद आदि, मतलब और भी हैं इसके अलावा भी, ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए, मतलब इसको रैंक में रखना है, ऑर्डर में रखना है। तो श्योक है पहले, ठीक है, दक्षिण से बताना है इसको, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ में पहले श्योक आएगी, फिर जस्कर आएगी, फिर स्पीति आएगी, ठीक है, उसके बाद सतलज आएगी। देखिए ये भारत की मुख्य नदियों का मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपको और अच्छा सा मैप मिल जाएगा, एटलस होता है ना जो ऑक्सफर्ड का, वो ले लीजिएगा, उसमें सब तरह का रहता है, इंडिया का भी रहता है और वर्ल्ड का भी रहता है। जो इंडिया वाला पार्ट होगा उसमें देख लेंगे ये नदियाँ कहाँ कहाँ से क्या निकलती है और इनकी ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे शॉर्ट के लिए। चलिए कुछ दो फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। पंचनद नदियाँ आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम बनाती हैं, ठीक है, तो मिथनकोट पाकिस्तान में बनाती है, ठीक है। पंचनद नदियाँ सिंधु से मिलती हैं और संगम बनाती हैं मिथनकोट में, पाकिस्तान में। पंचनद नदियाँ में कौन कौन सी शामिल है, तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है, ठीक है, ये पाँचों का ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये देख लेते हैं। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, देखिए लेह की बात हो रही है, तो कहाँ पर है, दाहिने तट पर है। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार भारत इनमें से कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है, और पाकिस्तान और इंडिया में क्या है, सिंधु ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, सबको पता होगा, 20% हम इस्तेमाल कर सकते हैं और 80% पाकिस्तान करता है। ये ट्रीटी कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी। और सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चेनाब है, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए ये दोआब वाला चीज़ है, एक बार और भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। प्रमुख दोआब है सिंधु सागर दोआब कहाँ पे, सिंधु तथा झेलम के मध्य। चाच की बात करें तो झेलम तथा चेनाब। रचना की बात करें तो रावी तथा चेनाब। बारी की बात करें तो व्यास तथा रावी। और बिस्त की बात करें तो व्यास तथा सतलज। ये सारे क्या बनाते हैं, दोआब बनाते हैं सिंधु के। झेलम नदी का उद्गम कहाँ, उस उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वेरीनाग के निकट शेषनाग झील के पास, ठीक है। वेरीनाग शेषनाग झील के पास क्या निकलती है, झेलम नदी निकलती है। वुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रभावित होती है, तो झेलम, ठीक है, वुलर से झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो झेलम नदी पर श्रीनगर बसा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो झेलम नदी पर हुआ है मंगला डैम। तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम पर है, बीपीएससी में पूछा गया है। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्माण कौन करता है, निर्धारण कौन करता है, तो झेलम करता है। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाकिस्तान का, जो मुजफ्फराबाद भारत में और मीरपुर कहाँ पे, पाकिस्तान में, इनकी सीमा का निर्धारण कौन करता है, झेलम करता है, झेलम नदी करती है। बासमंगल क्या है, तो पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी क्या है, बासमंगल है। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलती है, देखिए झेलम और रावी किससे मिलती है, चेनाब से। कहाँ पर, पाकिस्तान के झंग के पास, ठीक है, झंग के पास, पाकिस्तान के झंग के पास। नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, आपकी झेलम की है, किशनगंगा। करेवा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर की घाटी में है। यह मिट्टी केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, करेवा किसके लिए फेमस है। अब हम चेनाब नदी की देखेंगे। चेनाब को पहले क्या कहा जाता था, अस्किनी कहा जाता था। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रभागा। ऊपर देखा था ना, एक बार देखा था चंद्र प्लस भागा कहाँ पे मिलती है, तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, वो देखा था। तो ये कौन सी नदी बनाती है मिलकर, चंद्रभागा, ठीक है। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। बड़ा लाचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है, तो चंद्र और भागा का होता है। इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से चेनाब नदी की उत्पत्ति होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंद्र और भागा मिलती है तब चेनाब बनती है। चेनाब का भारत में अपवाद क्षेत्र कितना किलोमीटर है, तो 21,808 वर्ग किलोमीटर है। टोटल की बात करें तो 29,050 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन भारत में बात करें तो 21,808 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। चेनाब की भारत में लंबाई कितनी है,
ये लंबाई की बात हो रही है और इस क्षेत्र की बात हो रही है, दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखेंगे। भारत की लंबाई कितनी, तो 1180 स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए देखते हैं हम लोग। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चेनाब की, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, तीनों ध्यान में रखेंगे। दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है दूधगंगा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है, तो चेनाब नदी पे बना हुआ है, आर्क पे बना हुआ है ये, ठीक है, आर्क तरीके का ऐसे करके ऐसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा जिला में है, ठीक है। रावी कहाँ पे उत्पत्ति होती है, रोहतांग दर्रा, कांगड़ा जिला। रावी नदी पर निर्मित प्रमुख योजनाएं देखिए, थीन, इसको रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, चमेरा, थीन यानी रंजीत सागर, शाहपुर कंडी, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रावी नदी और चेनाब का संगम कहाँ पे होता है, तो सराय सिंधु पाकिस्तान में होता है, ठीक है। सारी जो पांचों नदियां हैं पाकिस्तान से आती है, इसीलिए जो है मिलन कहाँ पे होता है इनका, संगम, रावी और चेनाब का, तो सराय सिंधु पाकिस्तान में। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, तो रावी नदी है, ठीक है। व्यास नदी को देखेंगे, जिसको विपासा कहा जाता था, और रावी नदी को क्या कहा जाता था, तो परुष्णी कहा जाता था। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, तो व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। कुल्लू घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, तो व्यास है, व्यास कुल्लू से निकलती है। धौलाधर श्रेणी के काती और लारगी में कौन कौन सी नदी गौच का निर्माण करती है, तो व्यास नदी। व्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो तलवाड़ा, होशियारपुर जिला, ठीक है। भारत मैदानी भाग में तलवाड़ा, होशियारपुर जिला में करती है। हरिके नामक स्थान पर व्यास किस नदी से जा मिलती है, तो सतलज नदी से जा मिलती है, ठीक है। हरिके बैराज से कौन सी नदी निकलती है, नहर निकलती है। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। देखते हैं, पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, व्यास नदी। मतलब 5 नदियाँ थी हमने देखी थी, उसमें से एकमात्र नदी व्यास है, जो क्या है, इसका प्रवाह जो है वो भारत में है केवल। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो राक्षस ताल झील यानी तिब्बत के पठार में है, इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता ही होगा। सिंधु नदी के समांतर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है, सतलज। सतलज भी है, क्या है, सिंधु नदी की तरह ही समांतर प्रवाहित होती है। सतलज नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, तो सिपकिला जर्रा से पास करती है। इससे पहले हम दर्रे पढ़े थे ना, सिपकिला दर्रा, जर्रा बोल दिया था मैंने। चलिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रभावित होती है, तो सतलज नदी क्या होती है, तीनों श्रेणियों को अपरदित करके प्रभावित होती है। फिरोजपुर से फाजिल्का यानी पंजाब के बीच भारत पाक सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है, सतलज नदी बहती है, ठीक है, दोनों तरफ से, यानी दोनों को पार करते हुए। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह के तंत्र। ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, समझना पड़ेगा आप लोग को कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जितनी चीज़ें हो रही है इसमें सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी चीज़ों को एक बार देख लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो चेमायुंग डुंग हिमानी मानसरोवर झील से है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नदी से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, एक सेकेंड, सेंगपो के नाम से जाना जाता है, तो सबको पता है, बोला जाता है। हमने सेंगपो का अर्थ तो शुद्ध करने वाला, ठीक है, शुद्ध करने वाला। और ब्रह्मपुत्र को इंडिया में जगह जगह नाम से जाना जाता है। दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है असम में, और जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। जमुना जो है वो बांग्लादेश में इसी का नाम है, ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ठीक है। चलिए, दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है, देखो दिहांग नदी को ही ब्रह्मपुत्र से जाना जाता है, कब, जब दिबांग और लोहित के मिलने के बाद। कब, दिबांग और लोहित के मिलने के बाद। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है, तो ब्रह्मपुत्र सादिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है, तो 891 किलोमीटर है। माजुली द्वीप नदी को किस वर्ष भारत की नदी घोषित किया गया था, द्वीपीय जिला घोषित किया गया था, यानी एकमात्र भारत का जिला है जो कि क्या है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है हमारे भारत का, तो वर्ष 2016 में किया गया था। आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है हमारे भारत का। असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जलमार्ग का निर्माण करती है, तो गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, ठीक है, गुम्फित। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, देख लेते हैं हम लोग। सुबनसिरी, कौमेग, मानस, धनश्री, जिया बरेली, पगड़लिया,
सॉरी पगलाडिया, पुथीमारी और संकोस, ये सारे नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की सहायक नदी तो सुबनसिरी, कौमेग, मानस, अमो, संकोच, तिस्ता। तिस्ता नदी जो है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखेंगे। और लेफ्ट की बात करते हैं आगे, लेफ्ट की बात करेंगे, दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली, मेघना और बराग, ठीक है। लोहित नदी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो खूनी नदी, या पूछ सकते हैं खूनी नदी किस उपनाम से, और नाम है उसका, लोहित नदी का ही नाम है खूनी नदी। बराक नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मणिपुर की पहाड़ियाँ से निकलती है बराक नदी, ठीक है, जो कि क्या है, ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है, तो बराक एवं तुइवाई नदी के संगम पर, मणिपुर में। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में। परियोजना विवादित रही, तो तिपाई मुल्क जल विद्युत परियोजना ही क्या रही, विवादित रही। ब्रह्मपुत्र के अफवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी प्राप्त होती है, ब्रह्मपुत्र में लगभग 200 सेंटीमीटर। बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तट अपरदन हेतु प्रसिद्ध नदी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी एवं उत्तर पूर्वी भारत की अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है, देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्या है हमारी परियोजना है नदी से रिलेटेड, वो है सारी। कोपेला, कोपली असम में है, कोमेंग, कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, अपर लोहित अरुणाचल प्रदेश में, ढिंगरोंग अरुणाचल प्रदेश में है, रंगा नदी अरुणाचल में है, दम्बे अरुणाचल में है, और दोयांग की बात करें तो नागालैंड में, और रंजीत जल विद्युत की बात करें तो सिक्किम में है। तुइरियल जल विद्युत की बात करें तो मिजोरम में है। धालेश्वरी की बात करें तो मिजोरम में है। तुइविल की बात करें तो मिजोरम में। देखिए साउथ इंडिया की या नॉर्मली तो सबको पता होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बहुत कम लोग जानते हैं और एग्जाम में भी ज़्यादा पूछा नहीं गया, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ट्रेंड अब बदल चुका है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। मानसून ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई और चौड़ाई कितने तक बढ़ जाती है। देखिए गहराई बढ़ जाती है 10 मीटर तक और 8 मीटर तक, 8 किलोमीटर तक क्या बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी असम और पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी संकोच नदी करती है। संकोच नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो भूटान के हिमालयन श्रेणी में, यानी भूटान से निकलती है और असम और पश्चिम बंगाल में सीमा निर्धारित करती है, नेचुरल सीमा। अब देखते हैं गंगा नदी के अपवातन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री, हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से किस नदी को जन्म देती है, गंगा नदी। देखिए गंगा नदी अकेले गंगा नदी नहीं बनी है, इसके साथ इतनी सारी नदी निकली है। देखिए सतोपथ हिमानी से अलकनंदा, यानी अलकनंदा और गोमुख के निकट निकली गंगोत्री से निकली भागीरथी, यानी अलकनंदा भागीरथी और देवप्रयाग में मिलने के बाद बनती है गंगा। ये कहाँ से, अलकनंदा कहाँ से निकली है, तो सतोपथ हिमानी से निकली है, और गोमुख से निकली है, गोमुख के निकट गंगोत्री से निकली है भागीरथी, ठीक है। अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर है, ठीक है। बद्रीनाथ 4 धाम में से जो एक धाम है। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये राइट हो गई, सॉरी बाएं लेफ्ट हो गई और ये राइट हो गई, ठीक है। लेफ्ट की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा। और अगर राइट की बात करेंगे तो यमुना, तमसा, सोन, टोंस, करमनासा, पुनपुना और क्यूल। कहाँ से निकलती है, ये राइट से मिलती है। गंगा नदी किस स्थान पर, गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है, मैदान की बात हो रही है, तो हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। अब देखते हैं केदारनाथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो मंदाकिनी। केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है सबसे बड़ी। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना में से गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इन सब में कानपुर सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। गंगा नदी में जल का प्रवाह अधिकतम कब होता है, तो अगस्त सितंबर में सबसे ज़्यादा होता है। और गंगा हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 12 राज्यों से गुजरती है गंगा पूरे भारत में, ये ध्यान रखेंगे। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, तो यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है 1450 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करें तो झारखंड में सबसे कम है, मात्र झारखंड का साहिबगंज जिला जो है वहीं पर ही गंगा बहती है, वही मात्र 40 किलोमीटर। गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो कन्नौज में मिलती है।
गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, यानी गोमती नदी मैदान से निकलती है और मिलती है, फुलहर झील से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो देखिए 2525 किलोमीटर टोटल है और 1450 जिसमें से वो यूपी में ही बहती है और 40 किलोमीटर झारखंड में बहती है। अब हमारे बिहार में कितनी बहती है ये हम आगे देखेंगे। गंगा नदी की लंबाई तो देख ली हमने 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी की राज्यवार लंबाई बताइए कितनी है, देख लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे नंबर 1 पे तो यूपी है 1450 किलोमीटर, उसके बाद पश्चिम बंगाल है 520 किलोमीटर, उसके बाद बिहार है आपका 405 किलोमीटर, उसके बाद उत्तराखंड है, फिर झारखंड है, यानी कि 1 2 3 4 5 देखिए 5 राज्यों से निकलती है और 12 बिहार के डिस्ट्रिक्ट था। मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था 12 राज्य नहीं है, 12 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट में से क्या बहती है, गंगा बहती है। और टोटल राज्यों की बात करें तो 5 राज्य हैं। ठीक है, 12 राज्य नहीं थे, 12 बिहार के ज़िले थे। ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ऊपर गलत बता दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 12 बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और टोटल राज्य की बात करें तो 5 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे कम झारखंड में, और उसके बाद है बिहार हमारा 405 किलोमीटर में। अब हम ये देख लेते हैं, नदी संगम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से तो ज़रूर रहता है एग्जाम में। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए भागीरथी, अलकनंदा सब में रहेगी। ठीक है, अलकनंदा सब में रहेगी। देखिए अलकनंदा सब में कॉमन है। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अलकनंदा सब में कॉमन है। हमें देखना क्या, देवप्रयाग किससे मिलेगा। अब याद क्या रखेंगे आप लोग, सिर्फ ये याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगी इससे। जिसको याद हो रहता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं रहता है कन्फ्यूज़न होती है जिसको, वो इस ट्रिक को देखेंगे। अलकनंदा सब में कॉमन है। हमको क्या देखना है, हमको देखना है देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या, भागीरथी। ठीक है, रुद्रप्रयाग यानी मंदाकिनी। कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडार। ठीक है, कर्ण की बात करें तो पिंडार, और विष्णु की बात करें तो धौली गंगा, और नंद प्रयाग की बात करें तो नंदाकिनी। ये तो याद हो जाएगा, नंद। ठीक है, दोनों सिमिलर है, नंदा। और विष्णु की बात करें तो विष्णु क्या है, धौली गंगा बहती है विष्णु। ऐसे करें कुछ ट्रिक बना लेंगे, अपना याद हो जाएगा। कर्ण प्रयाग यानी पिंडार। ठीक है, कर्ण पिंडार थोड़ा सा नाम लग रहा है अलग सा। रुद्र मतलब मंदाकिनी हो गया। ठीक है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है। और देवप्रयाग यानी भागीरथी। देवप्रयाग तो याद ही रहना चाहिए, है ना। अगर जिसको याद नहीं होता वो ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद कर लेगा। अलकनंदा सब में कॉमन है, बाकी एक चीज़ जो नदी है वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बन गई, और जो एक पार्ट रह गया है उससे पहले वाली वीडियो का, वो मैं कल शाम तक अपलोड कर दूँगी। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से अपलोड हुआ था, बट कुछ एरर आ गया था उसमें, तो डिलीट करना पड़ा उसको। मैं दोबारा से रीअपलोड कर दूँगी कल शाम तक। तब तक के लिए आप इसको देखिएगा, नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको रिवाइज कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 1-2 क्वेश्चन, 1-2 मार्क्स तो इसमें रहेंगे डेफिनेटली एग्जाम में, क्वेश्चन इसमें से रहता ही रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।